हेलो लर्नर, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। वातावरण का प्रत्यक्ष सीधा प्रभाव सजीवों के जैविक क्रियाओं बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर पड़ता है। एलिमेंट का आदान प्रदान होता रहता है, अतः वातावरण किसी भी जीवधारी के चारों ओर उन सभी बायोटिक या जैविक क्रिया एवं अजैविक कारकों का जटिल समूह है, जिसमें वह अपनी दैनिक जैविक क्रियाओं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए आवश्यक ऑर्गेनिक एवं एनर्जी को प्राप्त करते हैं। सीमा कारक की परिभाषा: जब कोई कारक आवश्यक मात्रा में कम या अधिक हो जाता है तो वह जीवों की वृद्धि और विकास को सीमित कर देता है। सीमांत कारक क्या है? इम्पोर्टेंट ऑफ सीमांत कारक के अंतर्गत है इम्पोर्टेंट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी में जीवों की वृद्धि, वितरण, प्रजनन और जीवित रहने की क्षमता कई पर्यावरणिक कारकों को निर्भर करती है। पर्यावरणिक कारकों या एनवायरमेंट फैक्टर में कौन कौन सा है? तापमान है, प्रकाश, जल, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, पीएच, ये सभी कारक जीवों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये सिद्धांत इकोसिस्टम में जीवों की संख्या और वितरण को नियंत्रित करने वाले कारणों को समझने में मदद करती है। सीमांत कारक के नियम। सीमांत कारक के नियम के अनुसार है, किसी जीव की वृद्धि एवं पर्यावरणीय कारक द्वारा सीमित होती है, जो अपनी आवश्यक मात्रा में सबसे कम उपलब्ध होती, चाहे अन्य सभी कारक पर्याप्त मात्रा में क्यों न हो। पारिस्थितिकी में जीवों की वृद्धि और वितरण को समझने के लिए आवश्यक सिद्धांत निम्नलिखित है। जैसे कि न्यूनतम का नियम। न्यूनतम का नियम सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक जस्टिस वान लिविन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में प्रतिपादित किया। लिविन का अल्पता का नियम मूल सिद्धांत था, जीवों की वृद्धि सबसे कम उपलब्ध पोषक तत्व द्वारा सीमित होती है। जैसे कि विभिन्न तथ्यों को अल्प मात्रा भी विभिन्न जीवों की जीवन रीतियों को सीमित करती है। इसी को लिविन का अल्पता नियम या लॉ ऑफ मिनिमम भी कहते हैं। इसके अनुसार तापमान, वातावरणीय गैसें, आर्द्रता, प्रकाश की मात्रा आदि अनेक पर्यावरणीय कारकों जीवों की सीमा कारक गुणों के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि किसी पौधों को 10 प्रकार के पोषक तत्वों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, और उसमें एक तत्व बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, तो वही तत्व पौधे की वृद्धि को क्या कर देती है? लिमिटेशन में आ जाती है, सीमित कर देती है या ग्रोथ रुक जाती है। इसका अर्थ है कि किसी जीव की वृद्धि केवल कुल संसाधनों पर नहीं बल्कि सबसे कम संसाधन पर भी निर्भर करती है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहती है कि वृद्धि के ग्रोथ कुल संसाधनों पर नहीं बल्कि सबसे कम उपलब्धता पर संसाधन को निर्भर करती है। जैसे कि मिट्टी की स्थिति को देख लेते हैं कि नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा है, पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा है, कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा क्या है? कम है। तो उसमें क्या हो जाएगा? पौधे की वृद्धि में कमी हो जाएगी या लिमिट उसकी ग्रोथ होगी, भले ही अन्य पोषक तत्व क्या है? पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। जैसे कि डायग्राम से पता चल रहा है, ग्राफ से भी, लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम से, जैसे कि ड्राई वेट ऑफ द मेटल, एक तरफ क्या चल रहा है? ड्राई वेट ऑफ मेटल, और दूसरा है अमाउंट ऑफ फास्फेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेवल ऑफ पोटेशियम, और है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि ये ग्राफ से पता चल रहा है। इसी प्रकार ये
पौधे के डायग्राम से भी पता चल रहा है कि जिस पोषक तत्व की कमी है वो भी लिमिटिंग फैक्टर या सीमित हो जाती है। इसका महत्व देखिए, पौधों की उत्पादक बढ़ाने के लिए सबसे कम उपलब्ध पोषक तत्व की पहचान करना आवश्यक है। क्या है इसका महत्व कि कोई भी पौधा में उत्पादक बढ़ाने के लिए उसमें कौन सी मात्रा या उपलब्ध पोषक तत्व को सबसे पहले पहचान करना आवश्यक होती है। लिविंग का बैरल सिद्धांत भी है। बैरल की संरचना सबसे छोटी पट्टी पानी की अधिकतम ऊंचाई को क्या करती है, जैसे कि डायग्राम से पता है, निर्धारित करती है। उसी प्रकार पौधों के प्रभाव पर्यावरण में सबसे कम उपलब्ध तत्व ही वृद्धि की सीमित करती है। क्या है, जो कम उपलब्ध है वो क्या करती है, वृद्धि को सीमित कर देती है। केवल जिससे पता चलता है कि केवल कुल संसाधनों पर नहीं बल्कि सबसे कम संसाधन पर क्या करती है, निर्भर करती है किसी जीव की वृद्धि। यह क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि लिविंग नामक वैज्ञानिक ने न्यूनतम की अल्पता सिद्धांत दिए। अब उसी तरह ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ मिनिमम का एक सिद्धांत दिया। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे ये भी, जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते समय यह पता लगाया था कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक की तीव्रता या गुणक की सांद्रता द्वारा नियमित होती है। प्रयोगों द्वारा यह भी स्पष्ट हो चुका कि कई कारक या गुणक की तीव्रता दूसरे कारक की तीव्रता को भी प्रभावित करती है। क्या करती है, एक कारक की तीव्रता दूसरे कारक की तीव्रता को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परस्पर क्रिया भी कहते हैं, जैसे कि फैक्टर्स इंटरेक्शन भी कहते हैं या परस्पर क्रिया भी कहते हैं। ब्लैकमैन का भी देखिए, लो लाइट इंटेंसिटी, मिडिल लाइट इंटेंसिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी, जैसे कि दर्शाया गया है कि लो, मिडिल और हाई, ये किसका सिद्धांत था, ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर था। अब देखते हैं दूसरा है सेल्फोल्ड का सहिष्णुता नियम या सेल्फोल्ड का लॉ ऑफ टॉलरेंस। वी के सेल्फोल्ड ने 1913 के अनुसार किसी भी कारक अथवा गुणक की विशेष सीमाओं से कमी या अधिकता जीवों के लिए क्या होती है, घातक सिद्ध होती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, कम या अधिक मात्रा में उपस्थित भी घातक हो सकती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, किसी जीव के बने रहने या उसकी सफलता में लिमिटिंग फैक्टर बन सकते हैं। जैसे मनुष्य के आहार में आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा टॉनिक का कार्य करती है, किंतु उसकी मात्रा में थोड़ी सी अधिकता मनुष्य के लिए क्या होती है, घातक सिद्ध होती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हरे पौधे की वृद्धि के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यकता है। इसकी सांद्रता में थोड़ी सी वृद्धि में पौधे बढ़ जाती है, परंतु इसकी अधिक वृद्धि पौधों के लिए क्या होती है, हानिकारक सिद्ध होती है। इसी को सेल्फोल्ड का नियम या सेल्फोल्ड का लॉ ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। सहनशीलता या टॉलरेंस के नियम निम्न प्रकार से है। यह वैज्ञानिक ने 1913 में दिया था। यह नियम प्रत्येक जीव के पर्यावरणीय कारकों के प्रति सहनशीलता की सीमा को समझाता है। इसका परिभाषा है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीव किसी भी पर्यावरणीय कारक के न्यूनतम और अधिकतम सीमा ही सहन कर सकता है। इस सीमा के भीतर ही जीव सामान्य रूप से जीवित रह सकता है और प्रजनन कर सकता है। जैसे कि ये ग्राफ से समझ आ रहा है कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस, मिनिमम, मैक्सिमम
फिर देखिए, सेल्फोर्ड के सहनशीलता नियम की व्याख्या 5 संख्यक सिद्धांतों पर आधारित है या द्वारा की गई। पहला है न्यूनतम सीमा, क्या है, सबसे कम होने पर जीव जीवित नहीं रह सकता। अनुकूल सीमा, इस सीमा में जीव की वृद्धि और प्रजनन सबसे अधिक होती है और अधिकतम में इससे अधिक होने पर जीव जीवित नहीं रह सकता है। कम में भी जीवित नहीं रह सकता है और अधिक में भी जीवित नहीं रह सकता है। अनुकूल सीमा होनी चाहिए, उसमें वह क्या है कि वृद्धि और प्रजनन करने की क्षमता होती है और सबसे अधिक होती है अनुकूल सीमा में। चौथा है भौगोलिक स्थिति एवं मौसम के अनुसार भी जब किसी एक जाति विशेष के एक कारक ही सहनशीलता की सीमा एवं अनुकूलता या एडाप्टेशन की सीमा भौगोलिक स्थिति एवं मौसम के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित होती है। पांचवा है प्रजनन काल एक निर्णायक अवस्था, रिप्रोडक्टिव पीरियड एज क्रिटिकल फेज होता है। वातावरण के कारण फैक्टर्स या लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करते हैं, तब प्रजनन या रिप्रोडक्टिव पीरियड का एक निर्णायक काल क्रिटिकल पीरियड होता है। जैसे कि अंडों, भ्रूणों एवं लार्वा के लिए सहनशीलता की सीमा अप्रजनन जीवों की तुलना में अधिक सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, पैट्रीमाइजोन का एमोसोड लार्वा समुद्र के खारे पानी को सहन नहीं कर सकता है। इसी कारण प्रजनन काल में पैट्रीमाइजोन नदियों में प्रवेश कर एमोसिट लार्वा को जन्म देता है, जबकि वयस्क पैट्रीमाइजोन समुद्र के खारे पानी को सहन कर लेता है। इसी कारण समुद्र का खारापन पैट्रीमाइजोन के लिए परिसीमाकारी कारक के रूप में कार्य करती है। जैसे कि ये डायग्राम से पता चल रहा है कि सहिष्णुता के न्यूनतम सीमा और सहिष्णुता के उच्चतम सीमा का कार्य। अब देखते हैं सहिष्णुता वक्र के उदाहरण। पहला न्यूनतम, कम प्रभाव, अनुकूलतम, कम प्रभाव और अधिकतम। जैसे कि न्यूनतम से भी कम प्रभाव है, अनुकूलतम तो अनुकूलतम ही क्या है, सबसे बेस्ट सहनशीलता का वक्र है। इसी प्रकार देखते हैं सहनशीलता के अपेक्षित अंश को दर्शाने के लिए अनेक शब्दों का उपयोग इकोलॉजी में किया गया है, जिसमें उपसर्गों स्टेनो का अर्थ होता है नेरो या यूरी का अर्थ होता है विस्तृत का उपयोग किया गया है। जैसे कि स्टेनोथर्मल, यूरीथर्मल तापक्रम से संबंधित है, जबकि स्टेनोहाइड्रिक या यूरिक हाइड्रिक जल से संबंधित है। स्टेनोहेलिक या यूरीहेलिक क्या है, लवणता से या डिफरेंस ऑफ सेलेनाइटर से है। चौथा है स्टेनोफेज या यूरीफेज जो भोजन से संबंधित है। उसी प्रकार स्टेनोसिस या यूरिसिस आवास से संबंधित है, जो कि रेफरेंस ऑफ हैबिटेट सिलेक्शन। इस तरह से उदाहरण, इन दशाओं की तुलना करो जिसके अंतर्गत बुल टाउन अंडे एवं राना पाइपिस के अंडों का डेवलपमेंट एवं निर्मोचन होता है। टाउस के अंडे 0 सेल्सियस एवं 12 सेल्सियस तापक्रम के बीच में डेवलपमेंट करते हैं और अनुकूलतम तापक्रम 40 सेल्सियस पर भी डेवलपमेंट करते हैं। राना पाइपिल्स के अंडे 0 सेल्सियस एवं 30 सेल्सियस के बीच के अनुकूलतम तापक्रम 22 सेल्सियस पर डेवलपमेंट करते हैं। टाउट के अंडे स्टेनोथर्मल होते हैं। निम्न तापक्रम की सहिष्णुता को मेंढक के अंडों की तुलना में दर्शाते हैं। मेंढक राना पाइपिल्स के अंडे यूरीथर्मल
उच्च तापक्रम सहिष्णुता टॉलरेंस को टाउल के अंडों की तुलना में दर्शाते हैं। इस तरह से इसके भी ग्राफ बना हुआ है। कौन कौन से? स्टेनोथर्मल और यूरिथर्मल के बीच में। अब देखते हैं सीमा कारकों के प्रकार। बायोटिक सीमा कारक क्या है? ये जीवित कारकों से संबंधित होते हैं। परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, परजीविता और रोग। उसी प्रकार एबायोटिक से है, ये निर्जीव पर्यावरणीय कारकों से संबंधित होते हैं, जैसे तापक्रम, प्रकाश, जल, पीएच, पोषक तत्व, ऑक्सीजन। अब देखते हैं सीमा कारकों का संयुक्त प्रभाव क्या क्या पड़ती है वातावरण में। जब दो या दो से अधिक सीमा कारक मिलकर किसी जीव की वृद्धि, विकास, वितरण या उत्पादन की नियंत्रित करते हैं तो उसे सीमांत कारक का संयुक्त प्रभाव कहा जाता है। पारिस्थितिकी में जब या इकोलॉजी में जब किसी जीव, जनसंख्या या जैविक प्रक्रिया पर एक से अधिक सीमांत कारक जैसे तापमान, प्रकाश, जल, पोषक तत्व आदि एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उसे सीमांत कारक का क्या कहते हैं? संयुक्त प्रभाव कहते हैं। जैसे कि डायग्राम से पता चल रहा है कि चारों तरफ से ये प्रभाव डाल रहा है कि प्रकाश, जल, तापमान, पोषक तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलकर क्या कर रहे हैं? एक ही में हो रहा है और सीमांत कारक को संयुक्त प्रभाव डाल रहा है। कई बार कई जीव की वृद्धि एक ही कारक से सीमित नहीं होती, बल्कि कई कारक मिलकर प्रभाव डालते हैं। तब यदि उसमें से कोई भी कारक अनुकूल नहीं होता तो पौधे की वृद्धि या जीव की वृद्धि क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। इसका मुख्य बिंदु कौन कौन से है? इसका मुख्य बिंदु केवल एक कारक ही नहीं बल्कि कई कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं। दूसरा है सबसे अधिक सीमित करने वाला कारक प्रभाव को प्रधान रूप से नियंत्रित करता है, लेकिन अन्य कारक भी सहायक भूमिका निभाते हैं। तीसरा बिंदु है इसका, किसी एक कारक की अनुकूलता होने पर भी दूसरे कारक की कमी से वृद्धि रुक सकती है। उदाहरण के लिए है पौधों की वृद्धि। यदि मिट्टी में जल पर्याप्त हो लेकिन नाइट्रोजन की कमी हो तो पौधों की वृद्धि क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। जलीय जीव में देखिए, यदि जल में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो लेकिन तापमान अधिक हो तो जीवों की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। अब देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में या इकोलॉजी में लिमिटिंग फैक्टर के महत्व क्या क्या है। पहला है वितरण पर नियंत्रण, जो कि जीवों के वितरण को नियंत्रित करती है और उसकी स्थिति को निर्धारित करती है। दूसरा है कृषि उत्पादन, जैसे लिमिटिंग फैक्टर में कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है और उर्वरक की नीति को आधार बनाती है। तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या के आकार को नियंत्रित करते हैं और क्या करते हैं? संतुलित बनाए रखती हैं। चौथा है जैव विविधता, जैव विविधता को क्या करते हैं? नियंत्रित करती है। बायोडायवर्सिटी जो रहती है उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है और उसकी भूमिका निभाती है। और तीसरा है इकोलॉजी को बैलेंस करना या इकोलॉजी को संतुलित करना। इकोलॉजी या इकोसिस्टम को संतुलन बनाए रखने में भी लिमिटिंग फैक्टर का बहुत बड़ा महत्व है। सीमा कारक के नियमन इकोलॉजी विज्ञान के आधार है, जो कि जीवों और पर्यावरण के बीच को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से आज हमारा लिमिटिंग ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग या सीमांत कारिक नियम का पाठ यहीं पे समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।